मूवी का आगाज एक सुनसान वीरान गार से होता है जहां एक नौजवान लड़की द्रासा कई दिनों से चुपचाप बैठी किसी का इंतजार कर रही होती है। खामोशी और सनसनी से भरपूर माहौल में अचानक एक साया नमूदार होता है। द्रासा फौरन निशाना लेती है और गोली चलती है। वो शख्स जमीन पर गिरता है और द्रासा आहिस्ता से पिस्टल का खौल उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। ये खौल उसके लिए एक निशानी होता है, एक निशान कि वो अपना हदफ मुकम्मल कर चुकी है। मंजर बदलता है। एक नौजवान मिशलावास जो एक साबिक फौजी होता है तैयार हो रहा होता है। वो मजबूत जिस्म का पुरज़म नजरों वाला शख्स होता है। इसके साथ उसका वफादार कता भी होता है। अचानक उसके मोबाइल पर एक पैगाम आता है जो एक खुफिया प्रोजेक्ट से मुताल्लिक होता है। वो सीधा एक खातून मिस्टर अर्थव के दफ्तर पहुंचता है। वो औरत लावास का रिकॉर्ड देखकर मुतासिर होती है। उसे कुछ खुफिया एदादो शुमार देती है, लेकिन लवास हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, मैंने उससे भी ज्यादा मारे हैं। इर्थो इससे इसकी जिंदगी, इसकी पुरानी यादें और एक खास लड़की के बारे में सवालात करती है। फिर वो लिवास को एक खतरनाक मिशन पर रवाना करने के कागजात साइन कर देती है। अब हम लिथुआनिया के एक छोटे से गांव परवाल्का पहुंचते हैं। वहां ड्रासा अपने वालिद से मिलने आती है। वो हर साल अपने वालिद से मिलती है और जिन लोगों को वो कत्ल करती है उनके खाली खौल लाकर अपने वालिद को देती है। वो कहती है, बाबा मैं रात को सो नहीं पाती। वालिद कहते हैं, मेरे साथ रह जाओ, लेकिन ड्रासा आहिस्तगी से इनकार करती है। वालिद अफसुर्दगी से कहते हैं, पर मैं खुद को कुर्बान कर दूंगा। अब कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। हम एक हेलीकॉप्टर देखते हैं जो कुछ मिशन एहलकारों को एक खास मकाम पर ले जा रहा होता है। उनमें लिवास भी शामिल होता है। उसका नया मिशन अमेरिका और रूस के दरमियान एक खुफिया मामला होता है। कंपनी इसकी जाती अशिया, उसका फार्म, सब कुछ एक साल के लिए अपने कब्जे में ले लेती है। लिवास पैराशूट के जरिए एक घने जंगल में उतरता है जहां उसे एक दूसरा अफसर जैक मिलता है। जैक पिछले एक साल से वहां तैनात होता है। अब उसकी ड्यूटी मुकम्मल हो चुकी होती है। वो लिवास को सारी हिदायत देता है। वो बताता है कि वहां 2 टावर हैं, एक मशरकी और एक मगरबी, जिनके दरमियान एक घनी धुंध छाई रहती है। इसी धुंध और वीरानी को दही गौरिज कहा जाता है। जैक अपना सामान बांधता है और वापस जाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ रवाना होता है। मगर जब हेलीकॉप्टर आता है तो पता चलता है कि कोई उसे मार देता है और उसकी लाश को उसी गहरी खाई में गिरा देता है जिसे दी गॉरेज कहा जाता है। इधर लिवास अब अकेला, तन्हा और परखतर जगह पर रहने लगता है। वो अपनी बंदूक की गोलियां चेक करता है, ट्रैकिंग मशीन देखता है और जैक की दी गई तमाम हदायत को दोहराता है। अब वो ही वाहिद इंसान है जिस पर इस खुफिया मिशन का दारोमदार है। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की झलक देती है जहां एतमाद धोखे में बदल सकता है और जहां हर गोली एक कहानी रखती है। ड्रासा और लिवास दोनों एक खामोश जंग में हैं, लेकिन अपने अपने राज और साइयों के साथ। किताबों के पीछे उसे छोटी छोटी तहरीरें नजर आती हैं। हर सिपाही ने जो यहाँ 1 साल गुजार चुका होता है, कोई ना कोई पैगाम या दुआ वहां छोड़ दी होती है। वो इन्हें गौर से पढ़ता है। उनमें से कुछ सच्चाइयों से लबरेज होती हैं, कुछ दुखों से। इसी दौरान अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो फौरन अपनी दूरबीन उठाता है और वेस्ट टावर की तरफ देखता है। वहां सर्द हवा के बीच एक लड़की खड़ी होती है, ड्रासा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फासले की वजह से बोल नहीं पाते। वक्त गुजरता है और अक्टूबर खत्म हो जाता है। एक दिन हम देखते हैं कि ड्रासा अपना जन्मदिन मना रही होती है। वो केक काटती है, अकेली बैठी हुई। इसी दिन इन दोनों की खामोशी में एक नरमी आती है। साइन बोर्ड्स के जरिए वो एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं। वो अपने अपने शौक लिखते हैं। ड्रासा लिखते हैं, मुझे डांस करना पसंद है, और उर्थर जवाब में लिखता है, मुझे शॉट करना। रफ्ता रफ्ता दोनों अपनी महारतें एक दूसरे को दिखाने लगते हैं। ड्रासा नाचती है, इर्थर निशाना लगाता है, लेकिन जब शूटिंग की आवाज आती है तो खतरा जाग उठता है। दूर से अजीब मखलूक, जिन्हें क्रिएटर्स कहा जाता है, मशरकी और मगरबी टावर्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोनों फौरन संभलते हैं और इन्हें एक एक करके मारना शुरू करते हैं। इस लड़ाई के बाद दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता मजीद गहरा हो जाता है। वो अपने आप को मसरूफ रखने के लिए मुख्तलिफ मशीन में मशगूल रहता है। दिसंबर आ जाता है, बर्फबारी शुरू हो जाती है और ये दोनों उसमें भी खुशी तलाश कर लेते हैं। वो बर्फ के पतले बनाते हैं। ड्रासा एक छोटा सा अर्थर का पतला बनाती है और अर्थर ड्रासा का। दोनों दूरबीन से एक दूसरे के पतले देखकर खुश होते हैं। वो चेस खेलते हैं, ड्रम बजाते हैं और उस सख्त सर्दी में भी एक दूसरे के वजूद को महसूस करते हैं। 8-5 फरवरी का दिन आता है, वो दिन जब ड्रासा के वालिद ने कहा था कि वो खुदकुशी कर लेंगे। ड्रासा उस दिन बेहद खामोश और गमगीन होती है। वो इर्थर को पैगाम देती है, आज
मुझे सहारे की जरूरत है। इर्थर हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह वेस्ट टावर तक पहुंचे। वो एक लंबी तार पूरे जंगल में लगा देता है ताकि खुद को एक स्पेशल सूट के जरिए दूसरे टावर तक मुंतकिल कर सके। ये काम दिनों का होता है और वो उसे मुकम्मल कर लेता है। फिर वो इशारा देता है, आज रात का डिनर साथ करेंगे। इर्थर जब वेस्ट टावर पहुंचता है तो उसके जिस्म से शदीद बदबू आ रही होती है। ग्रेविटी और जिस्मानी मुशक्कत की वजह से वो नीम मुर्दा सा होता है, लेकिन वो आखिरकार पहुंच जाता है। नहाता है, साफ लिबास पहनता है और फिर दोनों साथ खाना खाते हैं। ड्रासा अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए बताती है कि उसके वालिद ने खुदकशी कर ली। अर्थर उसे बताता है कि वो भी फौज से वाबस्ता रहा है और शायद उनके दर्द मुख्तलिफ नहीं। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। बर्फ के दरमियान वो नरम रोशनियों में एक दूसरे को थामे रखते हैं और उसी लम्हे एक नया एहसास पैदा होता है, मोहब्बत। अगली सुबह इर्थर को वापस एस्ट टावर जाना होता है। वो तार पर चलता है, लेकिन दरमियान में एक चीज से टकराकर तार टूट जाती है और वो नीचे दी गॉरेज में गिर जाता है। ड्रासा दूरबीन से ये मंजर देखकर घबरा जाती है। वो फौरन कुछ सामान इकट्ठा करती है, अपना पैराशूट पहनकर दी गॉरेज की गहराई में छलांग लगा देती है। उसकी आंखों में खौफ लेकिन दिल में अज़म होता है। वो जैसे ही नीचे पहुंचती है, हम देखते हैं कि फजा का रंग बदल गया है। गोश्त का रंग पीला हो गया है, जैसे इस दुनिया में कुछ गौर मामूली हो जान लगता है। लेकिन अचानक उसकी शाखें हरकत में आती हैं और लेवाई को अपनी लपेट में लेने लगती हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शाखें उसे जकड़ लेती हैं। ऐन उसी लम्हे दूर से डरासा लपक कर आती है, निशाना लेती है और दुरुस्त वक्त पर शूट करके लेवाई को बचा लेती है। इसके बाद दोनों हर कदम पर होशियार हो जाते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इकसाम के क्रिएटर्स उनके रास्ते में आते रहते हैं, कभी लंबे, कभी रिंगने वाले, कभी इंसानी शक्ल में, लेकिन सब के सब खौफ हर बार बच निकलते हैं। एक रोज वो देखते हैं कि धुंध जर्द से अरहवानी हो जाती है, जो आने वाले शदीद खतरे की अलामत है। उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा आ रहा है जो अभी तक उन्होंने नहीं देखा। वो दोनों एक खस्ताहाल जगह पर पहुंचते हैं, जहां कभी ओपनहार्मर नामी फैक्ट्री थी। वहां कभी न्यूक्लियर बम तैयार किए जाते थे, दिफा के नाम पर तबाही की तैयारी। अंदर दाखिल होते ही वो अपनी गन्स तैयार रखते हैं, हर दरो दीवार पर नजरें जमाए। वो एक चर्च में छपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चर्च बकिया जगहों से ज्यादा हौलनाक निकलता है। वहां क्रिएटर्स छपे होते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिस्मानी साख्त ही तब्दील हो चुकी होती है। एक एक हमला ऐसा होता है जैसे किसी ख्वाब में कैद हो जाना। बहुत मुश्किल से वो बाहर निकलते हैं और एक पुराना दरवाजा उनके सामने आता है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, वो एक ज़ेराज़मीन लेबोरेटरी में पहुंचते हैं। दीवारों पर जंग आलूद निशान और एक कार्नर में पुराना प्रोजेक्टर जैसे ही चलता है, एक पुरानी वीडियो चलने लगती है। एक खातून डॉक्टर सामने आती है। इसकी आवाज गूंजती है, हम इंसानों के डीएनए पर तजुर्बात कर रहे थे, उन्हें बेहतर ताकतवर बनाने के लिए, लेकिन कुछ गलत हो गया। ड्रासा और लवाई दंग रह जाते हैं जब वो सुनते हैं कि इन तजुर्बात का नतीजा ये निकला कि दरख्त, जानवर और इंसान आपस में मिलने लगे। खून दरख्तों से निकलने लगा, सांसें दरख्तों में दौड़ने लगी। इंसान आहिस्ता आहिस्ता हशरात और पौधों में ढलने लगे। वो दोनों फाइल्स चेक करते हैं। एक कंपनी का नाम सामने आता है, डार्क मिल। ये खफिया तंजीम थी जो इंसान को सुपर सोल्जर बनाने पर काम कर रही थी। एक और फाइल दिखाती है कि उन्होंने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया था जो किसी भी खते को एक लम्हे में सफाई हस्से से मिटा सकता था। लेवाई को जैक की बात याद आती है, अगर जमीन के नीचे से आवाज आए तो फौरन भागना। अब सब कुछ वाजे हो रहा था। उन दोनों टावर्स को यूएस और रूस ने शायद इसलिए अलग किया था ताकि यहां हो रहे उन तजुर्बात की भंग भी दुनिया तक न पहुंचे। लेबॉरेटरी से बाहर निकलते ही अचानक एक क्रिएटर उनके बैग्स उनके सामने फेंकता है। ड्रासा जैसे ही अपना बैग उठाने लगती है, वही क्रिएटर उसे झपट लेता है और तेजी से सुर्ख जोन की तरफ ले जाता है। सुर्ख जोन खतरे का इंतहा। लवाई चीखता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वो जानता है कि अब मामला सिर्फ क्रिएटर्स का नहीं, बल्कि ड्रासा के डीएनए का है। वही तजर्बा जो एक बार नाकाम हुआ था, अब शायद दोबारा किया जाने वाला है। क्रिएटर जो ड्रासा को ले गया होता है, वो अजीब सा होता है, इंसानी शक्ल का, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी से दरख्तों जैसी
शाखें निकल रही होती हैं। ये कोई आम मखलूक नहीं, ये शायद वही साइंसदान है जिसने पहली बार ये तजुर्बा किया था। खुद एक तजुर्बा बन चुका है, दाखिल होकर उसे बचाता है। एक्सपेरिमेंट की नाकामी का नतीजा अब उनके सामने था। क्रिएटर, जो कभी एक इंसान नुमा साइंसदान था, अब एक शाखदार दरख्त जैसी मखलूक बन चुका था। वो ड्रासा पर हमला करता है, लेकिन ड्रासा पीछे नहीं हटती। वो बहादुरी से लड़ती है, लेकिन जब कुछ नहीं बचता, वो एक जलती हुई लकड़ी उठाती है और उसे उस पर फेंक देती है। चूंकि वो मखलूक दरख्ती साख्त रखती थी, आग फौरन फैल जाती है। वो चीखता है, बिल बिनाता है और झुलस कर वहीं गिर जाता है। उसी वक्त लुवाय आखिरी गोली से इसके दिल में गोली उतारता है, एक यकीन दहानी कि अब वो वापस नहीं आएगा। उन्हें मालूम होता है कि ये मखलूक वही है जिसे पारसू ने यहाँ मरने के लिए छोड़ा था। वो उन्हें वापस नहीं ले जाती, बल्कि गुरुज की जहरीली गैस उन इंसानों को आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटर में बदल देती है। वहां से निकलने पर वो एक और खतरनाक जगह पहुंचते हैं, एक मैदान जहां इंसान नमा दरख्तें खड़ी होती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही होती हैं। एक कदम ड्रासा का एक प्लेनेट पर पड़ता है और वो सब बेदार हो जाते हैं। लवाय बिला झिझक अपने आले से उन पर हमला करता है, उन्हें काटता है और आखिर में एक बड़ी आग लगा देता है, जिससे तमाम दरख्त राख हो जाते हैं। कुछ आगे चलकर उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिलती है जो किसी पुराने मिशन की बाकियात थी। वो दोनों फौरन उसमें बैठते हैं और उस रफ्तार से गाड़ी दौड़ाते हैं कि रेड जोन से निकलकर पर्पल और फिर येलो जोन में दाखिल हो जाते हैं। वहां उन्हें ड्रासा की गिरी हुई रस्सी मिलती है। वो हुक के जरिए उसे गाड़ी से बांधकर ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन क्रीएटर्स भी पीछा नहीं छोड़ते। कुछ मखलूकें दीवारें चढ़कर उनकी तरफ बढ़ने लगती हैं। लोवाय बहादुरी से लड़ता है, लेकिन खतरा करीब तर होता जाता है। वो पेट्रोल का ढक्कन खोलकर इसमें आग लगा देता है। गाड़ी क्रीएटर्स समेत नीचे गिर जाती है। ड्रासा और लोवाय एक रस्सी को पकड़े महफूज रहते हैं। ऊपर पहुंचकर वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें फरार होना है। ड्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में एक छोटा सा घर है जहां हम सुकून से जी सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं। लुवाई को एस टावर जाना पड़ता है, जहां उसका दोबारा राब्ता पार्थो से होता है। जैसे ही पार्थो को कंप्यूटर्स के एक्टिवेट होने का पता चलता है, वो समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। लुवाई बहाने बनाता है, लेकिन तस्वीरें पार्थो के हाथ लग जाती हैं। पार्थो हेलीकॉप्टरों के जरिए उनकी तरफ बढ़ती है। लवाय और ड्रासा दोनों टावर्स पर बम नस्ब करते हैं, रस्सियों का इंतजाम करते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन पारसू जल्दी करती है, ड्रोन्स को उनके पीछे लगा देती है। ड्रासा तो रस्सी के जरिए बॉन्ड से बाहर निकल जाती है, लेकिन लुवाय पर ड्रोन्स हमला करते हैं। आखिर में वो सब कुछ कुर्बान करके बम को ट्रिगर करता है। एक जोरदार धमाका होता है। टावर, क्रिएटर्स और खुद लुवाय पानी में जा गिरते हैं। 5 दिन बाद ड्रासा एक वीरान जगह पर बैठी इंतजार करती है। वो जानती है केमिकल जो उस जिस्म को क्रिएटर में बदलता है 5 दिन में असर करता है, लेकिन लवाय वापस नहीं आता। मायूसी में वो फ्रांस चली जाती है। कुछ वक्त बाद फ्रांस, एक छोटा कैफे। ड्रासा वेट्रेस का काम कर रही है। अचानक एक आवाज आती है, क्या यहाँ रबिट पाई मिलती है? वो मुड़ती है। लुआय सामने खड़ा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। ड्रासा के चेहरे पर हैरत, आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट। तुम वापस आ गए? लवाई सर झुका कर कहता है, कुछ वादे जिंदगी से बड़े होते हैं। और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। स्क्रीन स्याह होती है, एक लाइन नमूदार होती है। 2025 की सबसे मुनफरिद, दिल छू लेने वाली कहानी, एक पैगाम के मोहब्बत हर बर्बादी के बाद भी जिंदा रहती है। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी सुनी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। आपका एक तबसरा मेरे लिए बहुत मानी रखता है। जल्द ही नई कहानी के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए सनमा कहानी के साथ जुड़े रहिए।